हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो अभी आप देख रहे हैं यूपी पब्लिकेशन का सार संग्रह, जिसमें कि 50,000 प्लस जो है आपका ऑनलाइनर दिया हुआ है। और इसका मैंने जो है हिस्ट्री तीनों पार्ट आपका कंप्लीट करवा दिया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं इसके जो ज्योग्राफी पार्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज हम इसमें भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी को करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन हम लिंक कर देंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और आपका जो है, मैं आपको बता दूं कि प्लेटफॉर्म का जो क्लास नोट का हिस्ट्री का बुक है, उसका हम एंशिएंट हिस्ट्री का मास्टर वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसे भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी प्लेलिस्ट हम डाल देंगे, आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म क्लास नोट्स का हम ऑल सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। बाकी चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका भारत का भूगोल। तो चलिए हम इसे देखते हैं। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। आकार की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पे है। आकार की दृष्टि से विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 16.7%। पूरे विश्व में पूरे विश्व का जो जनसंख्या है उसका 16.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई है, 3214। और पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वो 7,516.5 किलोमीटर है। द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। जो भारत का ध्रुव है वो दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत में कुल कितने राज्य समुद्र तट से रेखा रखते हैं? तो वो 9। भारत में ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से रेखा बनाते हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है भारत में, गुजरात की। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो छोटी सबसे ज्यादा गोवा का है तटरेखा, और लंबी सबसे ज्यादा गुजरात का। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है उसे कैप कैमोरीन नाम दिया गया है। जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है उसे कैप कैमोरीन नाम दिया गया है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, दक्षिणी बिंदु को। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है। भारत की सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। जो भारत है इसकी मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जो अलग करता है वो पंबन चैनल। आदम का पुल जो है वो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। दक्कन का पास दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। द्वीप एक द्वीप है। द्वीप एक द्वीप है, वो अवस्थित है गुजरात के तट पर। कहाँ पे? गुजरात के तट पर द्वीप अवस्थित है, द्वीप है। श्रीलंका को भारत से अलग करता है मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से अलग करता है मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो प्राचीनतम है भारत का, प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी भाग समुद्र तट के कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट। भारत के पश्चिमी समुद्री तट को उत्तरी भाग जो है वो कोकन तट के नाम से जानते हैं।
भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग जो है उसे कोकन तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकन। और पूर्वी को कोरोमंडल। भारत के पश्चिमी समुद्री तट को मालाबार कहते हैं। तो पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग जो है उसे मालाबार कहते हैं। पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग को मालाबार और पश्चिमी का उत्तरी भाग को कोकन और पूर्वी जो भाग है भारत का उसे कोरोमंडल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, वैसे अगर मैप बेस में याद कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो अलग अलग एग्जाम का डाला हुआ है, देख लीजिएगा कि निम्नांकित नहर में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो वो स्थित है गांधीनगर। कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है गांधीनगर। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तर। 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर में जो है ये आपको भारत को दो भागों में लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो वो है मणिपुर। भारत राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का अंतराल होगा। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में 2 घंटे का अंतराल होगा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व को 10 बजे 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय 10:38 पूर्वाह्न होगा। 10:38। निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से जिसकी सीमा नहीं लगती है वो है आपका मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। लक्षद्वीप समूह की द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप, इसकी उत्पत्ति प्रवाल से हुई है। किससे? प्रवाल द्वीप से। न्यू मूर द्वीप ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 द्वीप संख्या है लक्षद्वीप में, 36। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का उत्तरी अक्षांश, भारत का उत्तरी और दक्षिणी जो है बात करेंगे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है भारत का स्थिति। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो गोडाम्बना लैंड का भाग है भारतीय उपमहाद्वीप। किस भूखंड का? गोडाम्बना लैंड का। भारत जो है वो भारत आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो हमारा भारत है वो किस गोलार्ध में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु जो है इसे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी से बना द्वीप है शिव समुद्रम। कावेरी नदी से बना द्वीप शिव समुद्रम है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील की दूरी तक है? तो 12 समुद्री मील तक। भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य। याद रखिएगा, छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल जो है वो स्थित है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ लाइन है। भारत और चीन के बीच पूछे तो मैकमोहन। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम मैकमोहन है। भारत अफगानिस्तान के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जाना जाता है? तो डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे? बांग्लादेश से लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है ये अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? तो भारत के राजस्थान में थार मरुभूमि है। भारत के राजस्थान राज्य में थार मरुभूमि स्थित है। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। भारत का मानक जो समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11% पर्वतीय है भारत के कुल भूभाग का, 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो 43% मैदानी है भारत में, 43%। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण
रेड गिल्फ ने किया था। किसने किया था? रेड गिल्फ ने किया था, इसीलिए इसका नाम रेड गिल्फ रेखा परत है। ठीक है। और भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन जी ने किया था, इसीलिए इनका नाम मैकमोहन रखा गया है। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डुरंड ने किया था, इसीलिए इसका नाम डुरंड के नाम से जाना जाता है। अब आज क्लियर हो गया होगा। अब आता है पड़ोसी देश के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। तो सबसे ज्यादा लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ भारत की। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से भारत की सीमा है। उसके बाद है चीन का कितना है? 3917 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान है 310 किलोमीटर। 3310 किलोमीटर। अगेन है नेपाल 1752 किलोमीटर नेपाल है। म्यांमार का 1458 है म्यांमार का। भूटान का 587 है और अफगानिस्तान का 80 किलोमीटर है। सबसे छोटी जो है सीमा बनाती है वो अफगानिस्तान ही बनाती है। अब नेक्स्ट चैप्टर है भारत के पर्वत। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत बलित पर्वत है। हिमालय बलित पर्वत है। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो भारत का नवीनतम पर्वत हिमालय है। भारत का नवीनतम पर्वत कौन है? हिमालय। अरावली श्रेणी की अनुमति आयु 570 मिलियन वर्ष है। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है? 570 मिलियन वर्ष है। अरावली श्रेणी जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली श्रेणी। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जो है वो है अरावली। भारत की प्राचीनतम पर्वत है अरावली। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में। हिमालय की उत्पत्ति किस भूभाग सननती से हुई है? तो टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। टेथिस सागर से। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शिवालिक के नाम से। हिमालय में हिम रेखा जो है वो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में है। हिमालय में हिम रेखा 4500 से 600 मीटर पश्चिम में है। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्ध्य घाटियों को दून कहते हैं। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्ध्य घाटियों को क्या कहते हैं? दून। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में है? कुमाऊं हिमालय में है नंदा देवी। उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तरांचल उत्तराखंड का पुराना नाम है उत्तरांचल। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम नंदा देवी है। उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम नंदा देवी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है वो सेनोजोइक युग में हुआ था। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सोनोजोइक युग में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत पूछे तो वो भी है अरावली। सबसे प्राचीन वलित पर्वत। सबसे प्राचीन पर्वत भी अरावली और वलित में भी अरावली ही है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम गुरु शिखर है। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन है? गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश कगार है पश्चिमी घाट। एक भ्रंश कगार है। किस पर्वतमाला को सहाद्री के नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी घाट को सहाद्री कहते हैं। किसे? पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुडी है। पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुडी है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल नीलगिरी की पहाड़ी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलित स्थान का नाम क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग स्थित पहाड़ी का नाम कार्डेमम है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम कार्डेमम। कार्डेमम पहाड़ी स्थित है केरल में। कार्डेमम पहाड़ी केरल में है। कार्डेमम पहाड़ी जिन राज्य की सीमा पर स्थित है वो है आपका केरल एवं तमिलनाडु। कार्डेमम की पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। नेक्स्ट है कि गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ी बिहार में है। गिरनार पहाड़ी बिहार में स्थित है। अंडमान और निकोबार क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम सैंडल पीक है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, सैंडल पीक। नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सतपुरा पहाड़ी स्थित है नर्मदा ताप्ती के मध्य, सतपुरा की पहाड़ी। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो राजस्थान में है गुरु शिखर। कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में है गुरु शिखर। सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में है। सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में।
छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो छोटा नागपुर में पार भूमि पाई जाती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर जो माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। कोडाइकनॉल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी पर्वत श्रृंखला पर। कोडाइकनॉल जो है वो पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, पालनी पर। सबरीमाला जो है वो केरल राज्य में है। सबरीमाला केरल राज्य में। भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? हिमालय है भारत के उत्तरी सीमा पर, हिमालय। किस पर्वत को सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट पर्वत को सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट को। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो अरावली पर्वत शिखर भारत के उत्तर पश्चिम में है। तीसरा चैप्टर है भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को। नाथुला और जलेपला दर्रा जो है यह स्थित है सिक्किम में। नाथुला जलेपला सिक्किम में है। तुज्जु दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तुज्जु दर्रा भारत को म्यांमार से। पिपली घाट दर्रा जो है किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली भाग में। पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। पालघाट दर्रा किन दो राज्य को जोड़ता है? तो पालघाट तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को पालघाट जोड़ता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को खैबर दर्रा जोड़ता है, दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। सीपकिला, बारालाचा, पचाला दर्रा ये जो सब हिमाचल प्रदेश में है। सीपकिला, वराला और पचाला सभी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित दर्रा है। बुर्जिला जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला दर्रा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नाथुला किन दो देश को जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ने वाली दर्रा नाथुला दर्रा है, जो भारत और चीन को जोड़ती है, नाथुला दर्रा। सीपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? तो सतलज नदी घाटी में सीपकिला दर्रा पड़ता है। सतलज नदी घाटी में सीपकिला दर्रा पड़ता है। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग नाम दिया गया है। बनिहाल सुरंग को जवाहर सुरंग कहते हैं। नासिक और मुंबई को थालघाट दर्रा जोड़ता है। नासिक और मुंबई को थालघाट दर्रा। थालघाट, पालघाट, भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? तो थालघाट, पालघाट, भोरघाट ये सभी पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। आर्य ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रा से आर्य भारत में प्रवेश किया था। कौन से दर्रा से? खैबर दर्रा से, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है ना, खैबर दर्रा। और इसी से आर्य जो है वो भारत में आए थे। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। आफिल दर्रा पर्वत श्रेणी स्थित है काराकोरम में। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम में। आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को आफिल जोड़ता है, भारत और चीन को। चांगला दर्रा लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। चांगला दर्रा लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। थांगला दर्रा लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। थांगला दर्रा लद्दाख जम्मू कश्मीर में। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पीर पंजाल जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से पीर पंजाल दर्रा जो है वो जोड़ता है, जम्मू और श्रीनगर को। लिपुलेख दर्रा उत्तरांचल में यानी उत्तराखंड में है। लिपुलेख कहाँ पे? उत्तराखंड में है। इसका प्राचीन नाम है उत्तरांचल, इसलिए बार बार आपको उत्तरांचल ही देखने को मिलता है। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो नाथुला दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? ना कि सिक्किम में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेखा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट भी केरल में है। बाकी सभी सही है। अगेन माना दर्रा, माना, लिपुलेख ये सभी उत्तराखंड का है। हिमालय में हिमरेखा बीच में स्थित है। 4300 से 6000 मीटर पूर्व में हिमालय में हिमरेखा स्थित है। 4300 से 6000 मीटर पूर्व में हिमालय के हिमनद के पिघलने की गति सबसे अधिक है। हिमनद के पिघलने की गति सबसे अधिक है।
चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है? उत्तराखंड में, इसके उत्तर में है। ठीक है। मिलान हिमनद किस प्रक्षेत्र में स्थित है? तो कुमाऊं प्रक्षेत्र में मिलान हिमनद स्थित है, कुमाऊं प्रक्षेत्र में। जग्गू ग्लेशियर सिक्किम नेपाल में स्थित है। जग्गू ग्लेशियर सिक्किम नेपाल में। रीमो पुनमा रूपल ग्लेशियर ये कश्मीर में है। रीमो पुनमा रूपल ग्लेशियर कहाँ है? कश्मीर में। चौथा चैप्टर है भारत की नदियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत की नदियां को हम देखेंगे। हिमालय तथा हिमालय के परिक्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्र में विभाजित किया गया है। हिमालय और हिमालय से परे क्षेत्र से निकलने वाली नदी को 3 नदी तंत्र में विभाजित किया गया है। एक है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये 3 नदी तंत्र है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो सिंधु नदी जो है ये बोखरचू हिमनद से कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। बोखरचू हिमनद कहाँ पे? कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है सिंधु नदी। और इसकी कुल लंबाई, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में 709 किलोमीटर लंबाई है। सिंधु की लंबाई भारत में 709 किलोमीटर। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सभी सिंधु की सहायक नदी है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी को तिब्बत में जो है सिंगी खंबन या लायंस माउथ के नाम से जानते हैं, लायंस माउथ के नाम से। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम गिलगित है, जो कि 5200 मीटर है। गिलगित सिंधु नदी द्वारा निर्मित गहरे महाखंड का नाम गिलगित है, जो कि 5200 मीटर में है। झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ है? बेरीनाग में। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम है, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी, और इसका उद्गम बेरीनाग है। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। चेनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रा के पास से रावी निकलती है। रावी को किन अन्य नाम से जानते हैं? तो पुरुषनी या इरावती के नाम से। पुरुषनी इसकी प्राचीन नाम है रावी की, और इसे इरावती भी कहते हैं। ब्यास जो है ये ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। व्यास नदी को किन अन्य नाम से जानते हैं? तो व्यास का प्राचीन नाम बिपाशा है, या फिर आर्किया भी बोलते हैं, बिपाशा या आर्किया। सतलज नदी राकस ताल झील से निकलती है। सतलज राकस ताल झील से निकलती है। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। सतलज की लंबाई भारत में 1050। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवालिक के पाद मालवा पंख से। शिवालिक के पाद मालवा पंख से घाघरा नदी निकलती है। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पैरानिक सरस्वती के नाम से। घाघरा नदी को पैरानिक सरस्वती के नाम से जानते हैं। अब है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो गोमुख हिमनद है गंगा का। किन 2 नदियों के संगम यानी देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? तो यहां से जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग कहलाती है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम गंगा नदी बेसिन है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई 2501 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2501 किलोमीटर। भारत की वृहत्तम नदी क्या है? गंगा नदी है। भारत की वृहत्तम नदी गंगा है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानते हैं। अच्छा, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरबन है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से। यमुना नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। यमुना की लंबाई 960 किलोमीटर। यमुना नदी में गंगा किस स्थान पर मिलती है? तो इलाहाबाद में। गंगा नदी में यमुना इलाहाबाद में मिलती है। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, और ये कोसी नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी। सबसे ज्यादा अपनी मार्ग बदलती है कोसी। बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं बंगाल का शोक। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से
द्विविभाजित होती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती से द्विविभाजित होती है। अरावली चंबल और साबरमती से। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी को। ये अपने मार्ग परिवर्तन के कारण काफी फेमस है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं और इसे बाढ़ काफी तबाही मचाती है। चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। चंबल की लंबाई। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों, ये मानसरोवर झील के पास चीमा युगदुंग हिमनद से निकलती है। चीमा युगदुंग हिमनद से मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में है, जो एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं प्रायद्वीप नदियां से, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां प्रायद्वीप नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। सबसे पहले नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी, भारत के मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ से। नर्मदा की लंबाई 1300 किलोमीटर है। नर्मदा की लंबाई। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे विभ्रंश घाटी कहते हैं, यानी रिफ्ट वैली कहते हैं, जहां से नर्मदा गुजरती है। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। एक है ताप्ती। ताप्ती नदी जो है ये सतपुरा श्रेणी से निकलती है। ताप्ती सतपुरा श्रेणी से। ताप्ती की लंबाई 700 किलोमीटर है। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो ये भी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ताप्ती विभ्रंश घाटी से। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? सूरत शहर के नीचे। ताप्ती अपनी मुहाना सूरत शहर के नीचे बनाती है। सारावती नदी कहाँ से निकलती है? तो सारावती शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है। सारावती शिमोगा जिला कर्नाटक से। गारसोप्पा जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सारावती नदी पर है गारसोप्पा जलप्रपात। सारावती नदी पर स्थित है। भारत की लवर नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो लूनी को। भारत की लवर नदी के नाम से लूनी को जानते हैं, लूनी नदी को। लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, यानी गुम हो जाती है कच्छ के रण में। साबरमती नदी जो है ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती खंभात की खाड़ी में। बनास नदी कच्छ के रण में गिरती है। बनास कच्छ के रण में गिरती है। माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही हो गया, साबरमती हो गया, ये सभी कच्छ की खंभात की खाड़ी में गिरती है। और लूनी और बनास ये जो है, और लूनी और बनास जो है ये कच्छ के रण में गिरती है, ठीक है। अब है पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां होती है ना, वो डेल्टा नहीं बनाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अब हम देखेंगे पूरब की ओर बहने वाली नदी। पूरब की ओर बहने वाली नदी की बात करें तो सबसे पहले गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी निकलती है। नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। निकलती है नासिक महाराष्ट्र से और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। वृद्धगंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं, वृद्धगंगा के नाम से। और वेनगंगा और पेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है। वेनगंगा और पेनगंगा। कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी श्रेणी से कावेरी निकलती है, ब्रह्मगिरी श्रेणी से। अगला आता है इधर कावेरी नदी। कावेरी नदी कहां से कहां गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी को जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो महाबालेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, महाबालेश्वर से। कृष्णा नदी कहां गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाबालेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार बेसिन जो है स्थित है कृष्णा और कावेरी नदी के बीच। पेन्नार बेसिन स्थित है कृष्णा और कावेरी के बीच। महानदी कहां से निकलती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। महानदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से पुकारते हैं।
भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपके गोमुख से, गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। अच्छा, भागीरथी नदी भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवालिक शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है, गोमुख हिमनद से। देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा से ये जो है वो गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। अगला है दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की, दामोदर हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज का, सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। अब है नेक्स्ट चैप्टर आपका भारत के प्रमुख जलप्रपात, काफी इंपॉर्टेंट है। जोग या गरसोपा जलप्रपात सारावती नदी पर है। जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? सारावती नदी के तट पर। जोग जलप्रपात जो है ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। और जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडरू। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? हुंडरू है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात येना है। येना भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। शिव समुद्र जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू, हुंडरू रांची के पास झारखंड में है हुंडरू, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात काफी इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट जलप्रपात ये आपका नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात किसके नाम से? नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। कपिलधरा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। धुआंधार, कपिलधरा ये दोनों नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है कर्नाटक राज्य में। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। गोकक जलप्रपात जो है ये कांजी नदी पर है। गोकक जलप्रपात कांजी नदी पर। गोकक जलप्रपात जो है वो झारखंड राज्य में कांजी नदी पर स्थित है। झारखंड राज्य में कांजी नदी पर गोकक जलप्रपात है। चूलिया, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है राजस्थान में। चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? चंबल नदी पर है राजस्थान राज्य में। अगला है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में। उसके बाद है साडनी जलप्रपात। साडनी आपका शंख नदी पर झारखंड में है। साडनी जलप्रपात झारखंड में है, शंख नदी पर साडनी जलप्रपात। उसके बाद है गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात। ये रारू नदी पर है झारखंड राज्य में। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात रारू नदी पर है झारखंड राज्य में। येना जलप्रपात येना नदी पर है महाबालेश्वर जलप्रपात। येना जलप्रपात जो है वो येना नदी पर स्थित है। और किस स्थान पर स्थित है? तो महाबालेश्वर में स्थित है येना जलप्रपात। पाइकारा जलप्रपात ये नीलगिरी में स्थित है। पाइकारा जलप्रपात नीलगिरी में। और पाइकारा जलप्रपात पाइकारा नदी पर है। किस नदी पर? पाइकारा नदी पर। अब है भारत की प्रमुख झील। बुलर झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बुलर। उकाई झील जो है गुजरात राज्य में है। उकाई झील गुजरात राज्य में। उकाई झील मानव निर्मित झील है। और उकाई झील जो है वो ताप्ती नदी पर है। तो याद रखिएगा उकाई झील ताप्ती नदी पर गुजरात में मानव निर्मित झील है। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए यहाँ से। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश राज्य में। नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। निजाम सागर स्थित है मांजरा नदी आंध्र प्रदेश में। निजाम सागर स्थित है मांजरा नदी पर आंध्र प्रदेश में। तुंगभाद्रा झील तुंगभाद्रा नदी पर कर्नाटक में है। तुंगभाद्रा झील तुंगभाद्रा नदी पर कर्नाटक में। नागा अर्जुन सागर, निजाम सागर, तुंगभाद्रा झील ये तीनों मानव निर्मित झील है। नागा अर्जुन, निजाम और तुंगभाद्रा ये तीनों झील मानव निर्मित झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो रिहंद नदी पर है। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर
राजस्थान राज्य में स्थित है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान राज्य में स्थित है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर। लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में। राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर ये सभी चंबल नदी पर बनाई गई झील है। चंबल नदी पर बनाई गई झील राणा सागर है, जवाहर सागर है और गांधी सागर है। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लोकटक झील। केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है वो लोकटक झील में स्थित है। केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क लोकटक झील में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। चिल्का झील कैसे पानी की झील है? खारे पानी की झील है चिल्का झील, खारे पानी की। भारत के सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील, सबसे बड़ी लैगून झील। चिल्का झील स्थित कहाँ पे है? उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील लैगून झील है। पुलिकट झील भी लैगून झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप है, पुलिकट झील में ही। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य हुसैन सागर झील स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य हुसैन सागर झील। वेम्बनाड झील केरल राज्य में है। वेम्बनाड केरल राज्य में। वेम्बनाड झील में कौन सा द्वीप स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप स्थित है वेम्बनाड झील में, वेलिंगटन द्वीप। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अल्टमुदी झील केरल के लैगून झील है। अल्टमुदी झील केरल के लैगून झील है। लोनार झील ये महाराष्ट्र में है। लोनार झील। लोनार झील एक प्रकार का क्रेटर झील है। लोनार क्रेटर झील है। उल्कापिंड गिरने से बनी झील लोनार झील है। उल्कापिंड के गिरने से बनी है झील। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है चोलामू झील। चोलामू झील जो है वो भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अब है कि भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है जम्मू कश्मीर का, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है राजस्थान की। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, उड़ीसा में सबसे बड़ी लैगून झील है। पूर्वोत्तर राज्य के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील मणिपुर का है। पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील। और भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, जो कि भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भारत की लोनार झील जो है वो क्रेटर झील है। भारत की लोनार झील क्रेटर झील है। नेक्स्ट है चोलामू झील किस नदी का उद्गम होता है? तो तीस्ता नदी का उद्गम होता है चोलामू झील से, तीस्ता नदी का उद्गम। डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में, डल झील। पुष्कर झील स्थित है अजमेर राजस्थान में, पुष्कर झील स्थित है। सांभर झील राजस्थान राज्य में है। सांभर झील राजस्थान में है। और भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील है सांभर झील, जो कि भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील है। लूनक सागर, पंचभद्रा, डिडांबना राजस्थान की कैसे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील है। लूनक सागर, पंचभद्रा, डिडांबना राजस्थान में खारे पानी की झील है। उदय सागर, पिछौला, जयसम्मद, राजसम्मद झीलें किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। उदय सागर, पिछौला, जयसम्मद, राजसम्मद झीलें राजस्थान राज्य में स्थित है। ओस्मान सागर झील हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओस्मान सागर आंध्र प्रदेश हैदराबाद में। फुल्हार झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। फुल्हार झील उत्तर प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। पोनगोंग सो झील, पोनगोंग सो झील स्थित है लद्दाख जम्मू कश्मीर में। भीमताल झील उत्तराखंड में है। भीमताल कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब यहाँ पे नीचे एक मिलान करने वाला क्वेश्चन भी दे दिया गया है। तो लोनार झील सॉरी पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित है? तो कोलेरू आंध्र प्रदेश में ये सही है। लोनार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। पुलिकट उड़ीसा में है। सब गलत दे दिया है। किस प्रकार की झील का निर्माण पृथ्वी के प्लेटों के संचालन से होता है? तो विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील का निर्माण पृथ्वी के प्लेटों के संचलन से होता है। बुलर झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है। बुलर झील, बुलर झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है। मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार की झील मिलती है?
तो मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु क्रिया द्वारा निर्मित झील मिलती है, वायु क्रिया से निर्मित। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नैकुचिया ताल। नैकुचिया ताल जो है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। अब है भारत की नदियां पर बसे प्रमुख नगर। सबसे पहले गंगा। गंगा नदी के किनारे स्थित है हरिद्वार, कानपुर, बनारस और पटना। हरिद्वार, कानपुर, बनारस और पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है यमुना। यमुना के तट पर दिल्ली, आगरा और मथुरा है। दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना नदी के तट पर। सरयू नदी के तट पर अयोध्या है। सरयू के तट पर अयोध्या है। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ है। अलकनंदा नदी के तट पर। हुगली नदी के तट पर कोलकाता है। हुगली के किनारे कोलकाता है। महानदी के किनारे कटक और संबलपुर है। हुगली नदी के किनारे महानदी के किनारे कटक और संबलपुर। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा शहर है डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, शकोवा घाट। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, शकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। सतलज। सतलज के किनारे फिरोजपुर और लुधियाना है। सतलज के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे भरूच, माहेश्वर, ओंकारेश्वर और जबलपुर है। नर्मदा नदी के तट पर भरूच, माहेश्वर, ओंकारेश्वर और जबलपुर है। चंबल नदी के तट पर कोटा है। चंबल नदी के तट पर कोटा। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर है और तुंगभद्रा नदी पर कुरनूल है। तुंगभद्रा नदी पर कुरनूल। क्षिप्रा नदी पर उज्जैन है। क्षिप्रा नदी पर उज्जैन है और गोमती नदी पर लखनऊ। गोमती नदी पर लखनऊ है। गोदावरी। गोदावरी के किनारे नासिक है। नासिक महाराष्ट्र का गोदावरी के किनारे है। कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम है। कावेरी के किनारे श्रीरंगपट्टनम जहां पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ताप्ती नदी के किनारे सूरत है और कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। मूसी के किनारे हैदराबाद। बेतवा के किनारे ओरछा है। बेतवा के किनारे ओरछा। साबरमती के किनारे अहमदाबाद शहर है। साबरमती, अहमदाबाद। और इलाहाबाद जो है ये उल्टा दे दिया यहाँ पे। इलाहाबाद जो है ये आपका गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर है। ठीक है, इलाहाबाद गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर है। उल्टा दे दिया, इसे इधर होना चाहिए था। अब है भारत की नदियां पर बने प्रमुख बांध। अब है भारत की नदियां पर बने प्रमुख बांध। तो भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। लंबा पूछे तो हीराकुंड है और ऊंचा पूछे तो टिहरी बांध है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, उड़ीसा में महानदी पर। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर, उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मीबाई सागर ये बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। और रंजीत सागर बांध ये आपका रावी नदी, पंजाब में। रंजीत सागर कहाँ पे है? रावी नदी, पंजाब में। छोम बांध आपका है कृष्णा, महाराष्ट्र में। कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र में है छोम बांध। मेट्टूर बांध आपका कावेरी नदी, तमिलनाडु में है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी, तमिलनाडु। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा, कर्नाटक में अलमाटी बांध बना है। कृष्णा, कर्नाटक में। कृष्णा नदी पर, कर्नाटक राज्य में। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है, राजस्थान में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, राजस्थान में है। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है, राजस्थान में। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। थीन बांध जो है वो रावी नदी पर बना है। थीन बांध रावी नदी पर। मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पर बना है। मैथन बांध बराकर नदी पर। बाल पहाड़ी बांध जो है वो बराकर नदी पर है। बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर। पोंग बांध आपका ब्यास नदी पर है। पोंग बांध। फरक्का बांध जो है वो बनाया गया है गंगा नदी पर। फरक्का बांध गंगा नदी पर है। इंडुकी बांध केरल नदी पर। इंडुकी कहाँ पे है? केरल राज्य में है इंडुकी बांध। मयूराक्षी बांध पूछे तो मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी बांध मयूराक्षी नदी पर ही है, पश्चिम बंगाल में। काठी बांध जो है वो रामगंगा, उत्तर प्रदेश में। काठी बांध रामगंगा नदी पर, उत्तर प्रदेश में है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये किस नदी पर बना है? तो रिहंद नदी पर बना है, उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में।
अगला है भारत का बहुउद्देशीय योजना, परियोजना, नदी और राज। ठीक है, भांगरा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है पंजाब में। भांगरा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है पंजाब में। ब्यास परियोजना है ब्यास नदी पर पंजाब में। भांगरा नांगल ब्यास परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना तीनों आपके पंजाब में है। भांगरा और इंदिरा गांधी ये दोनों सतलज नदी पर है, लेकिन ब्यास जो है वो ब्यास नदी पर ही। ठीक है, हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना जो है, हीराकुंड परियोजना, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज छोड़ दी, फिर से बता देती हूँ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये सतलज और ब्यास के संगम पर है, सतलज और ब्यास के संगम पर। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। और चंबल परियोजना चंबल नदी पर है राजस्थान में। उसके बाद इधर है दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना है दामोदर नदी पर झारखंड पश्चिम बंगाल में। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर है झारखंड पश्चिम बंगाल में। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है बिहार उत्तर प्रदेश नेपाल। बिहार उत्तर प्रदेश और नेपाल में गंडक परियोजना है गंडक नदी पे। ककारपारा परियोजना ताप्ती नदी पर है गुजरात में। ककारपारा ताप्ती नदी पर गुजरात में। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर उड़ीसा आंध्र प्रदेश दोनों में है। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर उड़ीसा आंध्र प्रदेश में। मालप्रभा मालप्रभा नदी पर है कर्नाटक में। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में। वर्गी परियोजना वर्गी में है मध्य प्रदेश में। भीमा परियोजना पावना नदी पर है महाराष्ट्र में। भीमा परियोजना पवना नदी पर महाराष्ट्र में। जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है महाराष्ट्र में। जयकवाड़ी। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है गुजरात में। उकाई उकाई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी पर है गुजरात में। शारदा परियोजना शारदा नदी पर है उत्तर प्रदेश में। शारदा परियोजना शारदा नदी पर उत्तर प्रदेश में। तवा परियोजना तवा नदी पर मध्य प्रदेश में है। तवा परियोजना तवा नदी पर मध्य प्रदेश। टिहरी परियोजना भागीरथी व मिलंगान उत्तराखंड में है। भागीरथी और मिलंगान नदी पर टिहरी परियोजना है उत्तराखंड में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। माता टीला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। फरक्का परियोजना हुगली नदी पर है पश्चिम बंगाल में। फरक्का परियोजना हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश गुजरात में। सोन परियोजना सोन नदी पर बिहार में है। सोन परियोजना सोन नदी पर बिहार में। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है कर्नाटक में। ऊपरी कृष्णा। घाट प्रभा परियोजना कहाँ है? तो घाट प्रभा नदी पर है कर्नाटक में। घाट प्रभा। और कृष्णा परियोजना पूछे तो कृष्णा नदी पर है महाराष्ट्र में। देखिए एगो ऊपरी कृष्णा है जो कि कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है, और कृष्णा परियोजना पूछे तो कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र में है। ठीक है। अपर पेनगंगा परियोजना अपर पेनगंगा ये पेनगंगा नदी पर है महाराष्ट्र में। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी। भारत पाक बकलिहार चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। भारत पाक बकलिहार जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। ककारपारा ककारपारा ताप्ती नदी पर है जम्मू कश्मीर में। ककारपारा ताप्ती नदी पर जम्मू कश्मीर में है। छिंडगल परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में है। छिंडगल छिंडगल परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में है। दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। जम्बाई परियोजना पाली नदी पर है राजस्थान में। जम्बाई परियोजना कहाँ है? पाली नदी पर राजस्थान में। जाखम परियोजना जाखम नदी पर राजस्थान में है। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर राजस्थान में है। रामगंगा पूछे तो रामगंगा नदी पर उत्तराखंड में है। रामगंगा परियोजना। रिहंद और गोविंद बल्लभ ये दोनों सोन नदी पर है उत्तर प्रदेश में। रिहंद अथवा गोविंद बल्लभ पंत सोन नदी पर उत्तर प्रदेश में। पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। पेरियार परियोजना। और मालप्रभा परियोजना पूछे तो ये मालप्रभा नदी में कर्नाटक पर है, कर्नाटक में है। मालप्रभा नदी पर कर्नाटक में आपका मालप्रभा परियोजना है। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना। और भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पूछे तो वो भांगरा नागल परियोजना है, जो भारत की सबसे बड़ी
नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? भांगरा नागल। नेक्स्ट चैप्टर है आपका भारत की जलवायु। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारत के जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि पवनों की दिशा में परिवर्तन। क्या है? पवन की दिशा में परिवर्तन। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मैसीम शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? मैसीम, जिसका अर्थ होता है ऋतु। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। कई बार एग्जाम में आ चुका है। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु भिन्नता का कारण उनकी समुद्र से दूरी है। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर है, लेकिन उसमें जो जलवायु में डिफरेंस है इसका कारण है उनकी समुद्र से दूरी। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः पश्चिमी विक्षोभ से होती है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो पंजाब में। पंजाब राज्य में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है पंजाब में। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वर्षा कहीं होता है? तो भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो मध्य प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र। और पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो वो मानसिन नाम है, मावसी नाम नहीं, मानसिन नाम बोलते हैं इसको। सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। आम्र वर्षा क्या है? तो बिहार बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा आम्र वर्षा होती है। बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो कच्छ से हरियाणा तक। कच्छ से हरियाणा तक सबसे कम वर्षा होती है। मानसिन नाम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का कारण क्या है? तो मानसिन नाम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का कारण यहाँ की जो पहाड़ी है ना, वो कीप की आकृति का है। कीप की आकृति की यहाँ की पहाड़ी है, इसीलिए। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश में। भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होता है। जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से। भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। भारत में वर्षा का अधिक होने के कारण भी इसे यह देश प्यासी धरती के नाम से समझा जाता है। इसका कारण है कि जो यहाँ वर्षा का जो पानी है वो तेजी से बह जाता है, जल्दी से भाप बनकर उड़ जाता है, और वर्षा जो है कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान और निम्न तापमान हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। याद रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अल्पकालिक जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियां में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध है? एल नीनो दक्षिणी दोलन। ध्यान रखिएगा, अल्पकालिक जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध है, विरल क्षीण वर्षा मानसून से। आगे है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा जो है वो समुद्र के निकट होने के कारण होती है। भारत के पश्चिमी तट में ग्रीष्म में अति वर्षा उच्च होने का कारण समुद्र तट से नजदीक होना है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो छोटा नागपुर के पठार में। अक्टूबर और नवंबर के महीना में छोटा नागपुर पठार में अधिक वर्षा होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंकित है, जिसका कारण स्थल समुद्र का विभेदी तापमान। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंकित है, जिसका कारण है स्थल समुद्र का विभेदी तापमान। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, उड़ीसा में।
भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला है, किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून अधिक प्रभाव होता है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है। उत्तर पूर्वी मानसून सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है तमिलनाडु राज्य है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा तमिलनाडु में होगा। कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो लेह सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा का जो प्रवाह होता है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में। केरल के तट पर मानसून सबसे पहले आता है। झारखंड में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। झारखंड में वर्षा। निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है। चेरापूंजी अवस्थित है, तो चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है चेरापूंजी। अब हम देखेंगे भारत के वन को। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो 33% क्षेत्र पर जो है वो वनों का प्रतिशत होना आवश्यक है। 33% आवरण पर हमारे पर्यावरण नीति के अनुसार। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा 1988 में हुई थी। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा 1988 में किया था। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान जो है वो देहरादून में है। भारत में वन अनुसंधान देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जिसको नीरी बोलते हैं, नीरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जानते हैं के एम मुंशी जाना जाता है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता के एम मुंशी हैं। जन्मदाता कौन है? के एम मुंशी। वन रोपण प्रक्रिया है पेड़ लगाने की। वन रोपण प्रक्रिया है पेड़ लगाने की। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो इसको ना आप लोग डाटा से, करंट के डाटा से याद कीजिएगा। अभी इसका डाटा है 24.62%। 24.62% याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। याद रखिएगा कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संस्थान कौन है? वन है। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो हरियाणा में सबसे कम वनों का विस्तार है, सबसे कम। परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। न्यूनतम संपूर्ण भूमि का 33% भूमि जो है वन आवरण जरूरी है हमारे पृथ्वी को संतुलन बनाने के लिए। वृक्षांशित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। वृक्षांशित क्षेत्र सबसे ज्यादा है पूर्वी डेक्कन में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक राज्य है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? राज्य। भारत में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन में। मैंग्रोव वनस्पति। नीलगिरी पहाड़ी में पेड़ की सामान्य जाति टीका या सागौन है। नीलगिरी पहाड़ी में पेड़ के सामान्य जाति टीका या फिर सागौन। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अति सघन वन अरुणाचल प्रदेश में। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, इसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, सुंदरबन को। अगला, भारत के राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सागौन के वन सब पाए जाते हैं और ये काफी एक्सपेंसिव होता है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। देश के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन होते हैं उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहीं पे है? तो वो पश्चिम बंगाल राज्य में है, मैंग्रोव वनस्पति का सबसे ज्यादा विस्तार। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक नीलगिरी की पहाड़ी में पाए जाते हैं। तो चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण जैव विविधता, सदाबहार वन का संरक्षण है।
साइलेंट वैली चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता है और सदाबहार वन का संरक्षण है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं फूलों की घाटी उत्तराखंड। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो केरल में अवस्थित है शांत घाटी। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार सदाहरित है। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले वनस्पति का प्रकार सदाहरित है। किन पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर। कौन से राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है वो शहतूत रेशम उत्पादित करता है, कर्नाटक। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहते हैं? तो सुंदरी के कारण। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध है, चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक। तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य, मध्य प्रदेश। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता जिसको हॉटस्पॉट बोलते हैं वो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में, भोजपत्र वृक्ष कहाँ पे? हिमालय में। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से, लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। आगे है सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो सागौन और साल जो है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद हैं सागौन और साल। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो बेम्बनाद कर्नाटक ये सुमेलित नहीं है, बेम्बनाद कर्नाटक सुमेलित नहीं है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष जो है वो खेजरी एक उदाहरण है, खेजरी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। लंबी जड़ और नोकीले कांटों तथा शूलयुक्त झाड़ियां और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप से पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। लंबी जड़ों और नोकीली कांटों तथा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। अब है कि भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले सप्ताह में, जुलाई के पहले सप्ताह में भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय जो है वो देहरादून में है, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वनों के काटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को चलाया था। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा 1988 में की थी, केंद्र सरकार ने। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1981 में भोपाल में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1981 में कब हुई थी? कहाँ हुई थी? भोपाल में। नेक्स्ट चैप्टर है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन जीव अभ्यारण्य। सबसे पहले अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व। ये डिफिनेशन पूछा जाता है कि जो अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं, वन जीव अभ्यारण्य कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ठीक है। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार है वो हरियाणा में, सुल्तानपुर पक्षी विहार है हरियाणा में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार। पेरियार जो है अभ्यारण्य ये जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। दाजीगम वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है जम्मू कश्मीर में, दाजीगम जम्मू कश्मीर में वन्यजीव अभ्यारण्य है। सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में है, सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में है, विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो गैंडा के लिए, एक सिंग वाले गैंडा के लिए काजीरंगा जाना जाता है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो गुजरात में है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथी के लिए, पेरियार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, काजीरंगा जो कि एक सिंग वाले गैंडा के लिए असम में। केवलादेव घाना पक्षी विहार ये भरतपुर राजस्थान में है, केवलादेव पक्षी विहार कहाँ पे? राजस्थान भरतपुर में। नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में है, नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में।
मानस पशु विहार असम में है, मानस पशु विहार असम में। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, काजीरंगा, राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय उद्यान और वैली ऑफ फ्लावर्स जो है उत्तराखंड में स्थित है। मधुमलाई पक्षी विहार बाघों के लिए है, मधुमलाई पक्षी विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। भारत की पहली तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 कलकत्ता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहां? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग का स्थापना 1970 में कोलकाता में हुआ था। बॉटेनिकल गार्डन है ना। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य पूछे तो कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। नेशनल वुड ऑफ फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। दाजीगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से तेंदुआ पाया जाता है, दाजीगम में तेंदुआ। भारतीय वनों में से किस में से बाघ विलीन हो गए हैं? तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाघ जो है वो विलुप्त हो चुके हैं। कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जानते हैं। बुक्सा परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा परियोजना पश्चिम बंगाल में। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक लाल पांडा है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक लाल पांडा। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेश में पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल और असम में। पश्चिम बंगाल और असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगला है भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। शांत घाटी में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। भारतीय गैंडे काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। भारतीय गैंडे। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक में है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है और किसके लिए है? तो रणथंभौर ये राजस्थान में है, बब्बर शेर के लिए। बब्बर शेर के लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पे? उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में बनाया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सी एक विशाल कृतंग है जो पेड़ों के ऊपर रहती है? भारतीय विशाल गिलहरी, ये जो है पेड़ों के ऊपर रहती है। अब है भारत की मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे ज्यादा है, जलोढ़ का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बांगर के नाम से जानते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, बांगर के नाम से। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः तलोच्चन होती है। तलोच्चन होती है भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर होती है। ध्यान रखिएगा, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से 600 मीटर लगभग नीचे होती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो लाल मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, लाल मिट्टी के लिए। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र तक विस्तृत है? तो काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत है, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली ही है, कपास की खेती के लिए। लावा के प्रवाह काली मिट्टी के निर्माण से होता है, लावा का प्रवाह काली मिट्टी के, याद रखिएगा कि जो लावा के प्रवाह जो है काली मिट्टी के निर्माण से होता है।
काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? तो कपास के उद्योग के लिए, कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख मिट्टी है तो काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी में जो है कृषि की आवश्यकता नहीं होती है। भारत की निम्न मिट्टी में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होता है? तो वो है आपका रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी जो है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होता है। रेगूर मिट्टी काली मिट्टी को ही कहते हैं रेगूर मिट्टी, है ना। और काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगूर या कपासी मिट्टी के नाम से या फिर उष्णकटिबंधीय चरोनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका क्या क्या नाम है याद रखिएगा। काली मिट्टी का रेगूर नाम है, कपास मिट्टी है और कटिबंधीय चरोनोजम है। इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी है? तो वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। लाल मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार के तटीय क्षेत्र में। लेटेराइट मिट्टी मालाबार के तटीय क्षेत्र में। भारत में कौन मृदा समूह लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुवर्र होता है? तो लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी मृदा समूह जो है ये लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुवर्र होता जाता रहता है। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि दोमट मिट्टी है। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि दोमट होती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा जो है वो काली मिट्टी है, जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मखरैला या फिर लेटेराइट। मखरैला या लेटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? तो निथरन। निथरन यानी लीचिंग का। मखरैला लेटेराइट मिट्टी का परिणाम जो है वो निथरन यानी लीचिंग का। अपरदन के प्रकार में से किसके कारण चंबल के खंडन बने हैं? तो अवनायलिका यानी गली के कारण। याद रखिएगा, अपरदन के प्रकार में से जो है अवनायलिका के कारण चंबल के खंडन बने हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। काली मिट्टी में। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने में उपयुक्त बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी में। अम्लीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने हेतु उपयुक्त बनाया जाता है। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो राजस्थान में। राजस्थान राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है। कहां पे? राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट चैप्टर है सिंचाई के साधन। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं और नलकूप है। कुआं और नलकूप सिंचाई का प्रमुख साधन है भारत में। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी 31.1% है। नहर की भागीदारी। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं और नलकूप की भागीदारी 56% है। कुआं और नलकूप 56%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब से सिंचाई की भागीदारी 6%। सबसे कम तालाब है, ज्यादा में क्या है? तो कुआं और नलकूप है। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है? तो भारत के दक्षिणी भाग में। भारत के दक्षिणी भाग में सिंचाई के लिए जो है तालाब का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। किस राज्य का सर्वाधिक कृषि तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में कृषि जो है वो तालाबों से ज्यादा सिंचित किया जाता है। नलकूप की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। पूछा गया प्रश्न ये कि नलकूप की सबसे ज्यादा संख्या कहां है? तो यूपी में। भारत में नहर के द्वारा सिंचाई कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पंजाब। नहर के सिंचाई में अग्रणी है पंजाब। कुआं नलकूप के द्वारा सिंचाई गुजरात अग्रणी है। कुआं और नलकूप के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य गुजरात है। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को सतलज नदी पर जल मिलता है। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को जो है वो सतलज नदी से जल मिलता है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर ही है। सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर। सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो गंडक से पानी आता है त्रिवेणी नहर को, गंडक से। राजस्थान नहर का नया नाम इंदिरा गांधी नहर है। जो राजस्थान नहर था इसका नया नाम इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है और लघु एवं वृद्ध परियोजनाओं से। ध्यान रखिएगा, जो भारत की सिंचाई क्षमता है वो 47.78% जो है ये पूरा होता है लघु एवं वृद्ध परियोजना से। लघु एवं वृद्ध परियोजना से।
अगला है कि भारत किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में, भारत के दक्कन के पठार में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, असिंचित खेती। भारत की सिंचाई क्षमता सबसे ज्यादा भाग पूरा करता है लघु एवं वृद्ध परियोजना से, सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा सहायक समादेश क्या है? शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार करना। ये तीनों हो जाएगा शारदा सहायक समादेश का उद्देश्य। आगे है इधर कृषि। अब क्या है? कृषि, सिंचाई हो गया, कृषि। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम वृष्टि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वृष्टि जो कि कृषि को सबसे ज्यादा नाश करता है वृष्टि, ओला जिसको बोलते हैं, वृष्टि ओला। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में आता है आपका तंबाकू आता है, गन्ना आता है, ये सब आता है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा गया है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य यूपी है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला यूपी। हरित क्रांति से सबसे ज्यादा उत्पादन जो हुआ था वो गेहूं का हुआ था। किसका? गेहूं का। सबसे ज्यादा गेहूं कहां पैदा होता है? तो सबसे ज्यादा अगर पैदा होता है तो यूपी में होता है गेहूं, सबसे ज्यादा यूपी में। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाला फसल चावल है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल चावल है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज हो देती है, तो वो है चावल, सबसे ज्यादा उपज देती है चावल। भारत का कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादक का प्रमुख राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा चाय पैदा करता है दार्जिलिंग में। चाय सबसे ज्यादा दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग वाली चाय अभी भी आप लोग सुनते होंगे। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो असम में सबसे ज्यादा होती है चाय, असम में। कॉफी अनुसंधान संस्थान जो है वो कुर्गी में स्थित है। कुर्गी में कॉफी अनुसंधान। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। गन्ना उत्पादक राज्य यूपी है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है केरल। प्राकृतिक रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है केरल। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन, मत्स्य उत्पादन। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप से जानते हैं? तो पंजाब को। पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जानते हैं। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। हरित क्रांति का अर्थ क्या था? तो जो कृषि है उसकी आधुनिक विधि का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात। भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक करता है मध्य प्रदेश। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादक करता है मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। काजू के लिए केरल। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है दालों का। दालों का, सोयाबीन का। सबसे ज्यादा केसर कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में केसर सबसे ज्यादा होता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। फल उत्पादन में पूरे विश्व में भारत पहले स्थान पे है। सब्जी उत्पादन में भारत विश्व में द्वितीय स्थान पे है। सब्जी उत्पादन में। दूध उत्पादन में भारत पूरे विश्व में भी पहले स्थान पे है। दूध उत्पादन में भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है अभी, ठीक है। राजस्थान कभी कभी राजस्थान दे देता है, लेकिन अगर वर्तमान करंट देखेंगे ना तो राजस्थान ही परे हैं, या कहीं यूपी भी लिख देता है, ठीक है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ जो है 1970 में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम 1970 में। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दूध उत्पादन ही है। ऑपरेशन फ्लड, दूध उत्पादन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा है एम.एस. रंधावा ने।
MS रंधावा ने भारतीय कृषि का इतिहास लिखा है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र जो है वो 20 है। पूरे देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितना है? 20 है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय GVPAU पतंगनगर है। GVPAU पतंगनगर। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है किसका? तो डॉक्टर स्वामीनाथन का संबंध रहा है, डॉक्टर स्वामीनाथन का। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करता है तो वो है मध्य प्रदेश। सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। गोल क्रांति यानी राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध आलू उत्पादन से है। आगे है, भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य यूपी। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। कॉफी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया गया है? तो कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में है ना। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का खाद्य फसल सबसे ज्यादा भारत में होता है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? जो चाय के लिए पानी अधिकतम आवश्यक है लेकिन उसकी जमाव नहीं चाहिए। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में खरीफ फसल काटी जाती है। कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक जो है अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। झूम क्या है? झूम कृषि की एक तरीका है। झूम किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो कुर्ग में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है। कुर्ग कहां पे? कर्नाटक में। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक पूरे भारत का आधा भाग जो है अकेले ये रेशम का उत्पादन करता है, कर्नाटक। जूट जो है वो सबसे अधिक बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। जूट बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफी की खेती नीलगिरी की पहाड़ी के क्षेत्र में होता है, कॉफी का। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य तमिलनाडु है। दक्षिण भारत में चाय उत्पादन करने वाला तमिलनाडु। किस फसल की बुआई और कटाई के बीच सबसे ज्यादा अंतराल पाया जाता है? तो गन्ना लंबे टाइम तक लगाया जाता है ना, लंबे टाइम में लगता भी है और कटता भी है। शास्त्र वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। शास्त्र वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है? झांसी में। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल राज्य में है। जूट का सबसे ज्यादा फसल पश्चिम बंगाल में। मक्के की खेती की जाती है खरीफ के मौसम में। मक्के की खेती। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत 70 होता है। मूंगफली में दाने का प्रतिशत 70 होता है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। अगला सवाल है कि जहां तक कृषि मंत्रालय की सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 127 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 127। उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल गेहूं है। उत्तर प्रदेश का। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मंद है खाने योग्य तेल। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो गरम मसाले के संवर्धन के लिए केरल जो है वो विश्व भर में जाना जाता है, गरम मसाले के संवर्धन के लिए। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तिलहन से। पीत क्रांति पीला क्रांति ना होगा, तिलहन से संबंधित है। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। ये सभी जो है वाणिज्यिक फसल है भारत की, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है, आंवला का। भारत में विकसित बौनी धान की किस्म IR8 है। IR8 धान की बौनी किस्म है IR8। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्र में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पे चावल की खेती होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। 1966 की अवधि के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, तो गेहूं में हुई थी 1966 के बाद। अब है भारत के ऊर्जा संसाधन। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय है। तापीय भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो बिज्जिनजाम में जो है पहली लहर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है, बिज्जिनजाम में। चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना है? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना है चेन्नई के समीप कल्पक्कम में, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र।
ककारपारा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में है। ककारपारा कर्नाटक में। कैगा, कैगा क्या है? तो कैगा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन है। कैगा। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र स्थापित है हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। भारत के भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण में। देश में कुल उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान 70% है। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान 70% है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है, जो कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के हिमाचल प्रदेश में है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग में। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है ओबरा शहर। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र स्थित है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित है शिव समुद्रम में। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पे? शिव समुद्रम में। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो 67%। भारत में वाणिज्य ऊर्जा की 67% पूर्ति कोयले से होती है, 67%। कौन सा भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो कोयला। कोयला वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना का महाराष्ट्र में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है खड़गवासला में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पे? खड़गवासला में। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट चैप्टर खनिज। भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार गृह कहते हैं। कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो वेलाडिला से। वेलाडिला से उत्तम किस्म के लौह अयस्क प्राप्त होती है। केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना कर्नाटक में है। केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए। भारत में सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क जो है हेमाटाइट है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क हेमाटाइट। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है राजस्थान में जिप्सम। कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश। मैग्नीज मध्य प्रदेश। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो अवरक के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। अवरक के लिए। अवरक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अवरक में पूरे भारत में विश्व में भारत पहले स्थान पे है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर मकराना में मिलता है। ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर मकराना में। गुजरात में बडोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान जो है कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो सफेद संगमरमर। मोतीपुरा खान जो कि गुजरात के बडोदरा में है, यहां से सफेद संगमरमर निकाला जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हीरा के खदान के लिए। पन्ना मध्य प्रदेश। सोने का सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कर्नाटक है। सोने का सबसे ज्यादा मात्रा उत्पादित करता है कर्नाटक। कोलार स्वर्ण खदान कर्नाटक राज्य में है। कोलार। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो केरल में। केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है केरल में। कौन सा एक राज्य भारत में अवरक के लिए प्रमुख उत्पादक है? तो झारखंड। झारखंड जो है वो भारत में अवरक का सबसे प्रमुख उत्पादक है झारखंड। किस आणविक खनिज की संचारित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में पहले स्थान पर रहा है? तो थोरियम में। भारत थोरियम में विश्व में पहले स्थान पे है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान राजस्थान में है। डेगाना खान टंगस्टन के लिए है राजस्थान में। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी 40% है। कोयला उत्पादन झारखंड करता है 40%। झारखंड में कोयला की खानी झरिया में स्थित है। कोयला की खानी झरिया में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्र से है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज।
कोयला क्षेत्र में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झरिया में। कोयला क्षेत्र में किसके कोयला भंडार सबसे ज्यादा है? तो झरिया में है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में सबसे ज्यादा। सबसे बढ़िया कोककारी कोयला प्राप्त किया जाता है झरिया से। सबसे बढ़िया कोककारी कोयला झरिया से प्राप्त होता है। भारत में खनिज तेल के भंडार का मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान। भारत में खनिज तेल के भंडार में मुख्यतः जो चट्टान पाई जाती है वो अवसादी चट्टान। भारत में खनिज तेल के उत्पादन में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था डिगबोई। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था? डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम में। तेल एवं प्रकृति गैस आयोग यानी ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में। बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? तो बॉम्बे हाई अपतट तेल क्षेत्र से है। बॉम्बे हाई अपतट तेल क्षेत्र से। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अवरक जो है वो हजारीबाग से प्राप्त होता है। सर्वोत्तम किस्म का अवरक हजारीबाग से। भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला क्षेत्रीय कोलार केंद्रमुख झरिया ये क्रम है, याद रखिएगा। ताम्र स्वर्ण लौह कोयला जो है किस वर्ग के स्थान से क्रमबद्ध है? क्षेत्रीय, कोलार, केंद्रमुख और झरिया। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का खान जादूगोरा में है। यूरेनियम का खान जादूगोरा। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक झारखंड है। सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है झारखंड। झारखंड का सिंहभूम तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक दैट मीन सल्फर सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में आगे है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में है। कहाँ पे? हैदराबाद में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र जो है वो है आपका धारवाड़। धारवाड़ रॉक तंत्र सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है भारत में। विंध्य शैल में जिसके वृद्ध भंडार पाए जाते हैं वो है चूना पत्थर। विंध्य शैल क्षेत्र में जिसके वृद्ध भंडार पाए जाते हैं वो क्या है? चूना पत्थर है। भारत में निम्न में किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं? तो दक्षिणी पूर्वी में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार है दक्षिण पूर्व में। भारत के निम्नलिखित भौमकीय शैल क्रम में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम में। भारत के धारवाड़ क्रम की भौमकीय शैल क्रमों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। बैलाडीला खान खनिज किससे संबंधित है? तो बैलाडीला का जो खान है ना वो लौह अयस्क के लिए संबंधित है। लौह अयस्क के लिए। भारत के निम्नलिखित राज्य में से कौन अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश अवरक के लिए। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अवरक का उत्पादन नेल्लोर जिलों में होता है। कहाँ पे? नेल्लोर में होता है। और आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद भी इसके अवरक उत्पादन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि नेल्लोर जिला विभाजित आंध्र प्रदेश का ही भाग है। वैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए वैलाडीला प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए। खेतरी प्रसिद्ध है तांबा के लिए। खेतरी तांबा के लिए काफी बार एग्जाम में आया है खेतरी के बारे में। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो वो झारखंड। झारखंड राज्य जो है वो कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। कोयला भंडार झारखंड में। हाल ही में आंध्र प्रदेश के तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो यूरेनियम निक्षेप। यूरेनियम निक्षेप याद रखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली जो है ये यूरेनियम निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आया है। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए अंकलेश्वर जाना जाता है। पेट्रोलियम के लिए। किस जिले में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृद्ध भंडार पाए गए हैं? तो रायपुर में। हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृद्ध भंडार पाए जाते हैं रायपुर में। जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोरा। यूरेनियम के लिए। कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। सबसे ज्यादा कोयला कहीं पे होता है? तो झारखंड में, देन छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उड़ीसा में। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वो है खनिज। छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधन के लिए समृद्ध है। खनिज संसाधन का सर्वाधिक संपन्न राज्य कर्नाटक है। खनिज संसाधन का सबसे ज्यादा संपन्न राज्य कर्नाटक। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए आंध्र प्रदेश में। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिंगनाइट को भूरा कोयला कहते हैं। लिंगनाइट को। भारत के किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार है? तो दक्षिणी पूर्वी में खनिज का सबसे बड़ा भंडार है दक्षिणी पूर्वी में।
नामचिंग नांगफुक कोयला क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। नामचिंग नांगफुक कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अब है उद्योग। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ जो है वो कुल्टी स्थापित कारखाने के साथ हुआ है। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ कुल्टी स्थान पर स्थापित कारखानों के साथ हुआ है। अगला, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो है वो किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर स्थापित हुआ है। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? तो राउरकेला के स्टील संयंत्र। राउरकेला स्टील संयंत्र की स्थापना 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से हुआ था। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित है? तो रूस की मदद से भिलाई स्थापित है, रूस की मदद से। वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है? तो मुंबई हावड़ा बाया रायपुर। मुंबई हावड़ा बाया रायपुर रेल मार्ग है जिस पर सबसे ज्यादा इस्पात कारखाने हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा लोग कार्यरत है, कपड़ा उद्योग में। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो जूट और रुई उद्योग जो है वो भारत विभाजन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 1894 में हुई। कानपुर में लाल इमली के नाम से ऊनी कपड़े का कारखाना 1894 में। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण जो है वो कर्नाटक राज्य में हुआ है। रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण कर्नाटक में। अब स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसकी है? तो लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम के कारण। छत्तीसगढ़ के कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम के कारण। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान। पंजाब का कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये कपड़ा की क्वालिटी हौजरी है, ठीक है। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित हुआ था। सीमेंट संयंत्र 1904 में, जो कि पहला था चेन्नई में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में रानीपेट में स्थापित किया गया। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 रानीपेट। किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? तो गुजरात में। गुजरात राज्य में पेट्रो उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर। बिहार में पहला चीनी मिल स्थापित हुआ था मरहौरा में। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? मरहौरा। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वो है भारत का हास्यमूलक। क्या है? हास्यमूलक। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। तेल शोधक कारखाना। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग मुरी में स्थापित है। एल्युमिनियम उद्योग। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना मुंबई में स्थापित है। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मुंबई में। प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र जो है ये डिगबोई असम में है। पहला तेल संयंत्र। उसके बाद है सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो टिस्को टाटा नगर के नजदीक स्थित है टिस्को। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे वाराणसी एवं पेरम्बूर में बनाए जाते हैं रेल के डिब्बे। दो राज्य कौन से हैं जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो वो है पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब और तमिलनाडु में रेल डिब्बे जो यात्री जिसमें बैठते हैं उस डिब्बे का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बरेली का केंद्र है। दिया सलाई उद्योग केंद्र कहाँ? बरेली में। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र बोकारो में है। बोकारो। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र बोकारो में। भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता हैं पंजाब और हरियाणा। भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता हैं पंजाब एवं हरियाणा। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना में है। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर पटना में। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं। संकरा फैक्ट्री की अधिकतम संख्या है उत्तर प्रदेश में, यानी कि चीनी का फैक्ट्री सबसे ज्यादा यूपी में ही है। भारतीय जूट उद्योग किसके लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी है? तो बांग्लादेश के लिए। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी बांग्लादेश। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में।
अब आता है आपका कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो महाराष्ट्र चीनी का प्रमुख उत्पादक है, महाराष्ट्र। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाला किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो टैनिन का, टैनिन का। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले टैनिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है परिवहन एवं व्यवस्था। विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान दूसरा है। विशालतम सड़क प्रणाली में विश्व में दूसरे स्थान पे भारत है। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा है, यूपी में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के काल में। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली थी। 16 अप्रैल 1953 को चली थी पहली ट्रेन, 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से थाने की ओर। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में। कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा मंगलूर को। कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? रोहा और मंगलूर को। काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को। किस शासक को ग्रैंड ट्रैंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो शेरशाह सूरी को ग्रैंड ट्रैंक रोड के निर्माण का दिया था। अच्छा बताइएगा, ये ग्रैंड ट्रैंक रोड जिसको जीटी रोड बोलते हैं, कहां से कहां तक है ये? विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति दूसरी है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति सेकेंड है। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रैंक रोड पंजाब, ये मिल गया आपको, है ना। पंजाब पश्चिम बंगाल को जोड़ती है, पंजाब और पश्चिम बंगाल को। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्र में विभक्त किया गया? तो 17 क्षेत्र में। भारतीय रेलवे 17 जोन में विभक्त है। दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR, है ना, साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय हुबली। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन जो है 1925 में चली थी, पहली विद्युत ट्रेन 1925 में। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी डक्कन क्वीन है, जो कि भारत की पहली विद्युत से चलने वाली ट्रेन है, डक्कन क्वीन। भारत के किन नगरों में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मुंबई और कोलकाता में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, मुंबई और कोलकाता में। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय दिल्ली में है। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में, सॉरी मुंबई में। एयर इंडिया मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। भारत में 13 बंदरगाह हैं। कितने? 13 बंदरगाह हैं। भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तो भारत के तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी इसलिए है कि तटरेखा प्रायः सीधी और सपाट है, सीधी और सपाट। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, मुंबई बंदरगाह को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, मुंबई बंदरगाह को। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। पारादीप उड़ीसा में। भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह विशाखापत्तनम है। भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह विशाखापत्तनम है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है, कृत्रिम बंदरगाह। विगत 50 वर्ष में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई लगभग 16.6% जो है वो वृद्धि हुई है। अब है भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा है? तो महाराष्ट्र में। भारत के महाराष्ट्र राज्य में राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित नगर युग्मों में कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग के द्वारा संबंध किया गया है? 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग के द्वारा संबंध है, तो वो है आपका मुंबई तथा पुणे, मुंबई और पुणे। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थान के बीच कब चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली रेलवे लाइन थी, है ना। देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त है? तो रेलवे। रेलवे जो है वो माल परिवहन के लिए सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त है। पहिया और एक्सिल बनाने के लिए रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो बेंगलुरु में। पहिया और एक्सिल बनाने के लिए बेंगलोर में। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन दिल्ली से बंगलौर के मध्य चली थी, पहली संपर्क क्रांति दिल्ली से बंगलौर। कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ी में प्रवास्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधा प्रबंधित करने से संबंधित है? तो रेल टेल निगम।
याद रखिएगा कि रेल टेल निगम जो संगठन है ये भारत के विभिन्न रेलगाड़ी में व्यवस्था प्रथा में इंटरनेट टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम पूर्व मध्य रेलवे किया गया। पूर्व रेलवे के बंटवारे के बाद जो हाजीपुर आंचलिक है इसके कार्यालय का नाम पूर्व मध्य रेलवे रखा गया। अब तक काम आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है फेरी क्वीन। भाप इंजन वाला ट्रेन फेरी क्वीन है। भारत में वायु परिवहन का विकास 1911 में हुआ है। 1911 में वायु परिवहन का विकास हुआ है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया। भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है कोलकाता हल्दिया। नोहाईशोवा बंदरगाह परियोजना मुंबई में है। नोहाईशोवा कहाँ पे है? मुंबई में। भारत के पारादीप एवं कंडाला पतन क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत का पारादीप और कंडाला पतन पूर्वी और पश्चिमी तट पर। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह विशाखापत्तनम में है। मार्मोगांव पतन कहाँ है? गोवा में है मार्मोगांव। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कंडाला है, जो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया कंडाला। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान या फिर राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट जो है वो महाराष्ट्र में है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा? इलाहाबाद से हल्दिया है। आंतरिक जलमार्ग कौन सा? इलाहाबाद से हल्दिया। उसके बाद है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। नेक्स्ट है रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित बिहार में है। रेलवे जोन का मुख्यालय। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना की शुरुआत 2004 में की थी। विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना रेल मंत्रालय ने शुरू किया था 2004 में। सेतु समुद्र परियोजना जिन्हें जोड़ती है वो है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। सेतु समुद्र परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को। भारत के बंदरगाह में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो मुंबई एक खुला सागरीय बंदरगाह है। भारत में अंतःस्थलीय जल मार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी गंगा है। भारत में अंतःस्थलीय जल मार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी गंगा है। अब है संचार। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा की शुरुआत 1837 में कब हुई थी? 1837 में डाक सेवा की शुरुआत हुई थी भारत में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना 1854 में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर जो है वो भारत है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। भारत में पहला डाक टिकट जो है वो 1854 में मुद्रित हुआ था। पहला डाक टिकट 1854 में ही। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय डाक टिकट शुरू हुआ। डाकघर बचत योजना का शुभारंभ 1885 में हुआ। डाकघर बचत योजना का आरंभ 1885। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 से हुई थी। भारतीय स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में स्टार्ट हुआ था। स्पीड पोस्ट सेवा। मनी आर्डर सेवा का 1995 में। मनी आर्डर सेवा कब प्रारंभ हुआ? 1995 में। अच्छा, भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 पिन कोड जोन है। कितने पिन कोड जोन है? 9। डाक सूचक में कुल कितनी संख्या होती है? तो 6 होती है। पिन कोड 6 होता है ना, 6 नंबर का होता है, 6 डिजिट का। ग्रीन चैनल क्या है? तो स्थानीय पात्रों के लिए डाक सेवा है ग्रीन चैनल। स्थानीय पात्रों के लिए डाक सेवा। भारत में एसटीडी सेवा कब किन नगरों के मध्य प्रारंभ हुआ था? तो 1960 में एसटीडी शुरू हुआ था। लखनऊ कानपुर के मध्य एसटीडी। लखनऊ कानपुर के मध्य। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ किया था 1986 में। याद रखिएगा कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ 1986 में किया। अब है जनसंख्या एवं नगरीकरण। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में शुरू हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में शुरू हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना शुरू हुआ। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। और भारत किस राज्य में महिला की संख्या पुरुष से ज्यादा है? तो केरल में। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य उत्तर प्रदेश बिहार का है। बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य किसका? कौन है? बिहार है।
मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर में होते हैं? तो 50 लाख से अधिक। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में मेगालोपोलिस होता है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या दृष्टि से। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य महाराष्ट्र है। नगरीकृत वाला महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो मिजोरम में ईसाई का जनसंख्या ज्यादा है। ईसाई का मिजोरम में। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति 17% जनसंख्या है। मानव प्रजाति की। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम केवल राज्यों में पहला है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 8.04% है। कितना है कुल जनसंख्या का बिहार में? तो 8.04% है। भारत की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो तेलुगु है। 3rd नंबर पे है। भारत के राज्य में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भारत के राज्यों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वो है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद है कि भारत की वर्तमान आबादी 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशत कितनी है? तो 5 से 6% है। जो वर्तमान आबादी है भारत में, इसमें 65 वर्ष से जो अधिक आयु वाले व्यक्ति हैं वो 5 से 6% ही हैं। किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921। 1921 को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में इसे महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। अब है भारत की जनजाति। भारत की जनजाति में भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील। भारत के सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है और सेकेंड है भील। सबसे बड़ी जनजाति गोंड पहला है और दूसरा सबसे बड़ी है भील। गारो जनजाति है मेघालय की। गारो कहाँ की जनजाति है? मेघालय की है। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी की। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी की। गद्दी लोग निवासी है कहाँ के? तो गद्दी लोग जो निवासी है वो हिमाचल प्रदेश के हैं। शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो शोम्पेन निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजाति है शोम्पेन। केंद्र शासित प्रदेश में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश में जो ओंजो जनजाति के लोग होते हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। गारो, खासी, जैंतिया जनजातियों किस राज्य में निवास करती है? तो मेघालय में। गारो, खासी और जैंतिया निवास करती है मेघालय में। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड है। सबसे बड़ा गोंड है। दोस्तों ये आपका जो इंडियन ज्योग्राफी था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला वीडियो में लेके आएंगे इसके वर्ल्ड ज्योग्राफी को। ठीक है, उसके बाद आपका पॉलिटी आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स एक एक्सपेक्टेशन हम आप लोगों से रख ही सकते हैं कि फिलहाल जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को 50 के कंप्लीट करवा दीजिए। और इसी के साथ जो है तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।